द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने अपने सेकंड पेपर के लिए सामाजिक अध्ययन इस सब्जेक्ट का चुनाव किया है, तो ऐसे सभी स्टूडेंट के लिए हम लोग टोटल 100 प्रश्नों का सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके घटना चक्र की बुक से लिया गया है। तो यदि आप प्रश्नों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी बुक स्टोर से इस बुक को खरीद सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किसमें कितना है दम। और यहाँ पर एक चीज़ बताना और आवश्यक है कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये दोबारा बनाया जा रहा है। कल भी हम लोगों ने ये अपने साथ में प्रैक्टिस सेट की वीडियो बनाई थी, लेकिन मोबाइल में स्पेस कम थी। कुछ पुराने वीडियो डिलीट करते समय वो वीडियो भी डिलीट हो गई, इसलिए इस वीडियो को दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो चलिए सारी चीज़ों को छोड़कर हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें जोड़ा मिलाना है और एक तरफ घाटियाँ दिए गई हैं, एक तरफ राज्य दिए गए हैं। तो पहले हम लोग जोड़ा मिला लेते हैं, बाद में विकल्पों को ध्यान से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मरखा घाटी कहाँ पर है भैया? मरखा घाटी आपका ये जो है प्रश्न, ये जो प्रश्न है किसी 2-3 साल पहले किसी परीक्षा में आया रहा होगा। तो यहाँ पर जम्मू और कश्मीर लिखा गया है, जबकि वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो चुके हैं। तो ये जो मरखा घाटी कहाँ पर है, ये लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। ठीक है, तो पहले ये जम्मू कश्मीर लद्दाख में ही था, सॉरी लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर में ही था। तो ये प्रश्न सही था, लेकिन अब मरखा घाटी लद्दाख में है। जुकू घाटी कहाँ है? जुकू घाटी आपकी नागालैंड में है। सांगला घाटी कहाँ है? सांगला आपका कहाँ पर जाएगा? सांगला जाएगा हिमाचल प्रदेश के पास। और यूथोंग कहाँ पर जाएगा? ये जाएगा सिक्किम के पास। तो आपका जो जोड़ा बन रहा है वो 3 4 2 1 बन रहा है। ये कहाँ आपका सही रहेगा? 3 4 2 1, ये विकल्प डी आपका सही रहेगा। तो पहले प्रश्न के लिए विकल्प डी हमारा सही है। चलिए दूसरे नंबर के प्रश्न में भी जोड़ा मिलाना है। पहले और दूसरे प्रश्न हमें जोड़ा मिलाने के ही मिले हैं, तो चलिए पहले जोड़ा मिला लेते हैं, बाद में विकल्पों को देखते हैं। ये एक तरफ बांध है और एक तरफ प्रदेश है। तो फरक्का बांध कहाँ पर है? फरक्का नाम की एक प्रसिद्ध रेलगाड़ी भी है जो कि बंगाल तक जाती है, और फरक्का बांध भी बंगाल में है। ठीक है, घाट प्रभा, माल प्रभा ये नदियाँ हैं, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और घाट प्रभा एक आपका बांध भी है। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है और ये उड़ीसा में है। और काकरापारा बांध कहाँ है भैया? गुजरात में है। तो आपका क्रम कौन सा बन रहा है? 1 4 2 3, ये आपका क्रम बन रहा है। और 1 4 2 3 कहाँ पर है? आपके पहले वाले विकल्प में ही है। तो पहला विकल्प आपका इस प्रश्न के लिए सही है। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर। आपको बताना है चिपको आंदोलन से कौन से नेता संबंधित हैं। तो चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि तबीयत थोड़ा सा खराब है, सर्दी जुकाम बुखार है। अगले प्रश्न में भी आपको क्या करना भैया? जोड़ा ही मिलाना है। एक तरफ राज्य है, एक तरफ उसके राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? उत्तराखंड में ये राजाजी वाला है। असम में कौन सा है? असम में ये मानस वाला कभी मत भूलिएगा, मानस है। उड़ीसा में कौन सा है? उड़ीसा में कौन सा है? सिपलीपाल है। और कर्नाटक में क्या रहेगा? बांदीपुर रहेगा। यानी कि 2 4 3 1 ये हमारा क्रम बन रहा है। तो 2 4 3 1 ये आपका विकल्प बी में दिया गया है। तो चौथे प्रश्न के लिए विकल्प बी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। समाजवाद ये एक आंदोलन था, ये मुख्यतः किसका आंदोलन था? तो 5वें नंबर के जो काम करने वाले लोग होते हैं फैक्ट्रियों में, वहाँ उसके जो कारीगर होते हैं, कामगार जिसे हम लोग कहते हैं, उनका मुख्य रूप से आंदोलन समाजवाद था, जो कि वर्तमान समय में इसी आंदोलन की वजह से एक पार्टी है उत्तर प्रदेश में जिसको हम लोग समाजवादी पार्टी भी कहते हैं। गांधी को क्या माना जाता है? दिए गए विकल्पों में से गांधी को क्या माना जाता है, यही आपको बताना है। विकल्प आप ध्यान से पढ़ते रहिए और विकल्प पढ़ने के बाद अपने जो आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। आप अपने मन में भी आंसर को दोहरा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प दार्शनिक अराजकतावादी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? तो चिटगांव का जो शस्त्रागार था उसे लूटा गया था। उस महान क्रांतिकारी क्या नाम था? उस महान क्रांतिकारी का जो नाम है वो सूर्यसेन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? इस नहीं शब्द को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा।
तो कौन सा भैया नीति निर्देशक तत्व नहीं है? 8वें नंबर में विकल्प आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। और यहाँ पर जो ये आपका सबसे नीचे वाला लिखा गया है, 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है, यह मौलिक अधिकार है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो कितने समय तक बंदी बनाया जा सकता है? 3 माह तक बंदी बना सकते हैं। विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो ये प्रश्न तो आपको रट गया होगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। जो राज्य सूची के विषय होते हैं उस पर जो नियम या कानून बनते हैं वो राज्य के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन संसद भी इस राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है और किस टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर बना सकती है यही आपको बताना है। तो ऐसा कर सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, यानी कि विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक लोक निधि का अभिभावक होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो बहुत ही फेमस केस है संविधान के मूल ढांचे के बारे में, और इसको हम लोग केशवानंद भारती केस के नाम से जानते हैं। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और यहाँ पर आपका आंसर रहेगा टोटल सदस्यों का 1/6, यानी कि विकल्प डी हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। विकल्प डी हमारा सही रहेगा। निम्नलिखित राज्यों में किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? यानी ग्राम पंचायत और ब्लॉक पंचायत के जो आपके चुनाव उत्तर प्रदेश में होते हैं, ये दिए गए विकल्पों में से किस राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है? तो यहाँ पर नागालैंड, विकल्प सी आपका दिए गए विकल्पों में सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं वो किस प्रकार के सदस्य होते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई इसमें दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ये आपका विकल्प सी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। 18 नंबर चलते हैं। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर जाती है? तो 82.5 डिग्री जो लाइन है वो किस नगर से होकर जाती है? सबसे ज़्यादा गर्मी इलाहाबाद में पड़ती है, यानी कि इलाहाबाद से होकर ये रेखा जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने निश्चित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए थे उनका सही कालानुक्रम क्या है? तो अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना व्यापार केंद्र कहाँ बनाया, फिर उसके बाद कहाँ बनाया, फिर उसके बाद कहाँ बनाया, इसी क्रम में आपको आंसर देना है। विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए। और अंग्रेजों ने सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ खोली थी? सूरत में खोली थी, यानी कि विकल्प सी हमारा सही रहेगा। सूरत, मद्रास, बम्बई और कोलकाता, ये आपका विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिखों के अंतिम गुरु कौन हैं? तो सिखों के अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। विकल्प सी हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चिन्ह का भाग है? तो अक्साई चिन्ह का कौन सा भाग है निम्नलिखित पहाड़ियों में से? तो ये लद्दाख का जो पठार है यही हमारा अक्साई चिन्ह का भाग है। अक्साई चिन्ह का मतलब होता है लद्दाख का वो हिस्सा जो चाइना के कब्जे में है, उसी को हम लोग अक्साई चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पर लद्दाख पर जो पठार, विकल्प डी आपका सही रहेगा। 22 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन जोड़ा गलत है, यही आपको बताना है। एक तरफ दर्रे हैं और एक तरफ संबंधित राज्य हैं। तो कौन सा दर्रा गलत है? पहला देखिए नाथुला। नाथुला जो दर्रा लिखा है अरुणाचल प्रदेश, ये तो बिल्कुल ही गलत है। नाथुला कहाँ पर है? सिक्किम में है, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आपको भैया जोड़ा मिलाना है। 23 नंबर में एक तरफ जनजातियाँ हैं और एक तरफ उनके राज्य हैं। तो चलिए जोड़ा मिलाते हैं। थारू कहाँ पाई जाती है? थारू उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है, यानी कि चौथे नंबर पर जाएगा। भील कहाँ है? भील राजस्थान में है। गद्दी ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, तो ठंडे प्रदेश यानी उत्तराखंड और उत्तरांचल वाले हिस्से में। तो उसके बगल में हिमाचल प्रदेश भी है, तो हिमाचल प्रदेश में भी गद्दी पाई जाती है, यानी कि दूसरे नंबर पर जाएगा। मुंडा आदिवासी जनजाति होती हैं जो कि आपके झारखंड और बिहार में पाई जाती हैं, तो ये तीसरे नंबर पर जाएगा। तो 4 1 2 3 ये हमारा क्रम बन रहा है, और 4 1 2 3
4 1 2 3, ये आपका विकल्प डी यहाँ पर दिए गए प्रश्न का बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो दिए गए विकल्पों में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो दिवांग भी सहायक नदी है, कामेत भी सहायक नदी है। इसको कामेंग यहाँ पर लिखा है, इसका पूरा नाम कामेत है। कुछ लोग कामेत कहते हैं, कुछ लोग कामेंग कहते हैं। और लोहित भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, यानी तीनों सहायक नदियाँ हैं, यानी कि विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 25 नंबर पर। इसमें भी आपको जोड़ा मिलाना है। एक तरफ किसके उत्पादन से क्या क्रांति संबंधित है, यही आपको लिखा गया है। चलिए जोड़ा मिलाते हैं हम लोग अपने इस प्रश्न के लिए। तो खाद्य उत्पादन, खाद्य मतलब कि जो अनाज के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, ये सीधा जाएगा हरित क्रांति पर। दुग्ध उत्पादन, दूध कैसा होता है? सफ़ेद होता है, यानी कि ये श्वेत क्रांति। मत्स्य उत्पादन, मत्स्य यानी कि मछली, मछली कहाँ रहती है? जल में, और जल कैसा होता है? नीला, तो मत्स्य पालन कहाँ जाएगा? नील क्रांति में। उर्वरक, उर्वरक डालने से फसलें कैसी हो जाती हैं? हरी भरी हो जाती हैं, यानी कि ये भूरी क्रांति पर जाएगा। तो 1 3 2 4 ये आपका क्रम है, और ये कहाँ पर है? 1 3 2 4 ये आपका पहले विकल्प में है, तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो इवनिंग स्टार शुक्र को कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी शुक्र को ही कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? ये जो आप जितने भी प्रश्न पढ़ रहे हैं, ये कभी ना कभी किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। तो इस 27 नंबर का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? वो बेरिंग जल डमरू मध्य, आपका विकल्प भी यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसे ओशनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता है? अब देखिए, ओशनिया, ओशनिया कहाँ पर है? ओशनिया जानते रहिए आपके इंडोनेशिया के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है। तो और उसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को मिलाकर उसके ऊपर और इंडोनेशिया के नीचे जितने भी सारे छोटे मोटे द्वीप हैं, उन सभी को हम मिलाकर हम लोग ओशनिया कहते हैं। इनको 3 उपसमूहों में बांटा गया है, ठीक है। और टोटल इसके अंतर्गत कितने देश आते हैं? 14 देश आते हैं। टोटल 14 देश हैं और 3 उपसमूह हैं, ठीक है। वो उपसमूह कौन से हैं? एक तो माइक्रोनेशिया है, एक दूसरा मेलानेशिया है, और तीसरा एक पॉलिनेशिया है, ठीक है। तो पॉलिनेशिया के अंतर्गत ही ऑस्ट्रेलिया आता है। क्लियर? तो यहाँ पर आप समझिए कि भौगोलिक समूह में कौन शामिल नहीं है, तो इंडोनेशिया इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा, क्योंकि इंडोनेशिया के नीचे की बात हो रही है। इंडोनेशिया तो इसमें शामिल नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा? डी ऑप्शन पर लिखा होना चाहिए था पॉलिनेशिया, ठीक है। तो अगर ओशनिया, क्योंकि इसमें ओशनिया के अंतर्गत पूछ रहा है, तो ओशनिया के अंतर्गत ये आपका ऑस्ट्रेलिया तो आता ही है, इसलिए ए बी और डी, सॉरी बी सी और डी आपके सही रहेंगे। डी वाला ओशनिया के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि इंडोनेशिया आपका इस प्रश्न के लिए दिया गया आंसर है। ओशनिया के बारे में जानते रहेगा, 3 उपसमूह होते हैं, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भी आता है, ठीक है। और इसमें टोटल कितने देश हैं? टोटल इसमें 14 देश हैं। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का मतलब भारत की बात हो रही है, यहाँ पर थार मरुस्थल आपका बिल्कुल सही है। आगे ये भी आपको कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। एक तरफ देश है, एक तरफ राजधानी है, और कौन सा जोड़ा गलत है ये आपको बताना है। तो फिर दूसरा वाला देखिए, फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी लिखा है ओस्लो। ओस्लो भैया नहीं होती फिनलैंड की राजधानी। फिनलैंड की राजधानी हेल्सिंकी होती है, ठीक है। ओस्लो किसकी राजधानी? ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। तो आपका विकल्प भी यहाँ पर सही है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है, विकल्प डी हमारा सही रहेगा। निम्न में से कौन सा पत्तन नगर नहीं है, यानी कौन सा बंदरगाह नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है कैनबरा, कैनबरा बंदरगाह नहीं है, यानी कि हमारा विकल्प बी यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं अपने 33 नंबर के प्रश्न पर, और इसमें भी आपको जोड़ा ही मिलाना है। कौन सी जगह कहाँ पर स्थित है, इसका जोड़ा मिलाना है। तो चलिए जोड़ा मिलाते हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, तो ये विक्टोरिया जहाँ पर लिखा होगा ना, वो सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में होंगी, तो ये सीधा सीधा निकल जाएगा, यानी पहले नंबर पर। ग्रेट कैनियन, तो ग्रेट कैनियन कहाँ जाएगा? अमेरिका में जाएगा। लेक विनिपेग, विनिपेग जो झील है वो कनाडा में है, और दक्षिणी आल्प्स जो पर्वत है वो न्यूजीलैंड में है। तो आपका 1 4 2 3 ये आपका जोड़ा सही रहेगा।
1 4 2 3 कहाँ पर है? विकल्प बी में है, तो ये वाला विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। 34 नंबर के प्रश्न में भी जोड़ा ही मिलाना है, तो चलिए फटाफट हम लोग जोड़ा मिलाते हैं, विकल्पों को बाद में देखेंगे। तुगलकाबाद का जो किला है उसको किसने बनवाया था? उसको गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था, चौथे नंबर पर जाएगा। लाल किला जो दिल्ली का लाल किला है उसे किसने बनवाया था? शाहजहां ने, सीधा सीधा निकल जाएगा। हौज खास किसने बनवाया था? हौज खास ये फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया था। और द सिटी ऑफ सीरी किसने बनाया था? तो ये बचा है अलाउद्दीन खिलजी, तो ये पहले नंबर पे निकल जाएगा। यानी कि आपका 4 2 3 1 ये क्रम बन रहा है, तो 4 2 3 1 कहाँ पर है? 4 2 3 1 ये विकल्प बी में है, तो विकल्प बी आपका सही रहेगा। पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, उसको बाद डिटेल में इन सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। 35 नंबर पे कथन और निष्कर्ष वाले कुछ प्रश्न हैं, तो चलिए देखते हैं। कथन ए में कहा गया है कृष्ण क्षेत्र, जिसको हम लोग ब्लैक होल कहते हैं, एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। ये कथन बिल्कुल सही है। कारण में क्या लिखा है? कृष्ण क्षेत्र यानी ब्लैक होल पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है, यानी प्रकाश भी उसमें समाहित हो जाता है। ये भी हमारा बिल्कुल सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, और ये कथन की स्पष्ट व्याख्या कारण कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग विकल्प को देखते हैं, और विकल्प हमारा यहाँ पर पहला वाला सही है। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से कौन सा शिलालेख संबंधित है? एहोल शिलालेख आपका विकल्प सी यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी है? तो देवानाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक को कहा जाता है, पहला वाला विकल्प आपका सही है। निम्नांकित में से संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? चलिए सोच समझ के इसका आंसर बताइए, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए अगर आप लाइव देख रहे हैं तो, नहीं तो आप बाद में भी अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पर बी वाला उत्तरी अटलांटिक महासागर बिल्कुल सही रहेगा। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ऑस्ट्रेलिया में होती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो कौन सा कारक आवश्यक है? दिए गए विकल्पों में से क्या सही होना चाहिए? विकल्प डी हमारा सही होना चाहिए, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर पर लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का क्या कार्य होता है? यहाँ पर आपका विकल्प बी सही होना चाहिए। दिए गए विकल्पों में अपनी हित पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र आप गांव में देख सकते हैं, गांव को मतलब ग्राम सभा, विकल्प सी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन वैध मुद्रा, जिसको हम लोग लीगल टेंडर भी कहते हैं, के अर्थ को सही वर्णित करता है? तो लीगल टेंडर या वैध मुद्रा किसे कहते हैं? विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए, और यहाँ पर विकल्प बी आपका सही रहेगा। वही मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटारे में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर के प्रश्न पर मुद्रा के अवमूल्यन से क्या मतलब होता है? तो दिए गए विकल्पों में आपका पहला विकल्प ही सही रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना में देश की मुद्रा का मूल्य घट जाना ही मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। जैसा रुपए के साथ होता है कि डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है, रुपए की वैल्यू घट जाती है, वही हमारा मुद्रा अवमूल्यन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। एक सम्मेलन, बहुत ही फेमस सम्मेलन था जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। इसके बाद कुछ संस्थाएं बनाई गई थीं, तो वो संस्थाएं कौन कौन सी थीं? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद IMF बनाया गया था और IBRD बनाया गया था, यानी कि पहला दूसरा आपका सही रहेगा। पहला दूसरा विकल्प ए में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है? तो 46 नंबर का जो प्रश्न है वो आपका विकल्प कौन सा सही रहेगा? विकल्प बी आपका सही रहेगा, 4%। क्लियर, 46 नंबर में आपका 4% सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर पर।
वर्ष 2011 के लिए विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस का विषय क्या था? तो इसका विषय था नागरिक सुरक्षा और हर घर में प्रथम उपचारक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर पर, निम्न में से कौन सा देश क्वाड समूह में शामिल नहीं है? तो क्वाड समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो स्वाभाविक सी बात है, रसिया यानी कि रूस इसमें शामिल नहीं है। सीबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो सीबीआई की स्थापना 1963 में किया गया था। पहला विकल्प हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना की जो घोषणा किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 2015 में, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? तो सौर विकिरण के बारे में सभी लोग जानते हैं। ये दिए गए विकल्पों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किस में होता है? वैसे सौर विकिरण तो सबके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसके लिए होता है? तो यहाँ पर आपका सी वाला विकल्प जल चक्र हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? तो ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वातावरण में यानी कि वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत नाइट्रोजन का है। आगे बढ़ते हैं। एजेंडा 21 के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे। ठीक है, अब इसके बारे में दो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, उसमें से बताना है कौन सा सही है और कौन सी गलत है। तो पहला लिखा गया है, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, और ये हमारा बिल्कुल सही है। दूसरे में लिखा गया है 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई थी। और तो ये वाला जो आपका कथन है ये वाला सही नहीं है, यानी कि पहला ही कथन सही है और पहला कथन आपके विकल्प ए में दिया गया है, तो पहला वाला विकल्प हमारा इस प्रश्न के लिए सही है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार कौन सा निशान लगाती है? तो पर्यावरण के लिए जो निशान लगाया जाता है इको फ्रेंडली होने के लिए उसको इको मार्क कहते हैं, विकल्प भी हमारा सही रहेगा। और शुद्धता के लिए हम लोग एग मार्क लगाते हैं। ठीक है, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहा जाता है? तो उस सटीक जगह को आवास कहा जाता है। आपका पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? दिए गए कोट से चुनिए। तो आपको बताना है कि चारों में से प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो घास फूस खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, यानी कि चींटी और हिरण। ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। 1 और 2 कहाँ दिया गया है? पहले वाले विकल्प में, तो पहला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। फूलों की घाटी कहाँ पर है? फूलों की घाटी हमारा उत्तराखंड में है। तो प्रश्न ऐसे मिल जाते हैं जो आप हजारों बार पढ़ चुके हैं, उसमें समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? दिए गए विकल्पों में से। तो दिए गए विकल्पों में सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता है वो पश्चिमी घाट में है, विकल्प सी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है, यानी कि अम्ल वर्षा का कारण क्या होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, विकल्प सी हमारा यहाँ पर सही है। 60 नंबर पर चलते हैं। सन 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो इसका आंसर रहेगा 20.09%, यानी कि विकल्प बी। ठीक है, आगे। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? किस जिले में सबसे ज़्यादा जनजाति निवास कहती है? तो सबको पता है, यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो सोनभद्र होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में उनकी जनसंख्या आकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं सही उत्तर दीजिए। तो यानी कि ये आपको 4 ज़िले लिखे गए हैं और 4 ज़िलों में आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, फिर उसके बाद कहाँ पर जनसंख्या है, फिर उसके बाद आपकी जनसंख्या कहाँ में पर है। इस प्रकार आपको छोटा करते हुए बताते जाना है। तो चलिए देखते हैं। सब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? इलाहाबाद में है। यहाँ सिर्फ जनसंख्या की बात हो रही है। इलाहाबाद के बाद जनसंख्या कहाँ रहती है? गाजियाबाद में। गाजियाबाद के बाद जनसंख्या कहाँ रहेगी? आजमगढ़ में। और आजमगढ़ के बाद जनसंख्या कहाँ रहेगी उससे कम? तो ये लखनऊ में। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में जो हमारा क्रम बन रहा है 1 3 2 4 बन रहा है। 1 3 2 4 आपके पहले वाले विकल्प में है, तो यही हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका जो गुफा है वो किस राज्य में है? तो भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर यानी कि जो बंदरगाह था वो कौन सा था?
तो बंदरगाह लोथल था, विकल्प बी हमारा यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सभी लोग जानते हैं एक जो प्रतीक है सत्यमेव जयते, उसको कहाँ से लिया गया है? तो उसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये सारे वन लाइनर प्रश्न हैं जो कि आपको रटे होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जो आरंभिक काल में बौद्ध साहित्य था वो किस भाषा में लिखा गया था? तो लिखा गया था पाली भाषा में, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका सही है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन हैं? तो जैन धर्म के पहले जो तीर्थंकर हैं वो ऋषभदेव हैं। आगे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में हैं, यानी कि विकल्प बी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ किया गया था 1999 से 2000 के बीच में, यानी कि सी विकल्प हमारा सही रहेगा। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे, विकल्प डी हमारा यहाँ पर सही रहेगा। गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के होते थे उन्हें हम लोग क्या कहते थे? तो उन्हें हम लोग रुपया कहते थे, विकल्प बी यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। उस चीनी यात्री का क्या नाम था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग आया था। ठीक है, फटाफट आंसर बता दीजिए, इन प्रश्नों में कोई दम नहीं है, आप बहुत बार ये सारे प्रश्न पढ़ चुके हैं। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन है? तो इसका क्या नाम है भैया? 73 नंबर पर, 73 नंबर पर राजेंद्र चोल, विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर पर। 74 नंबर में क्या करना है आपको? कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, यानी कौन पहले आया फिर उसके बाद कौन है, ये आपको बताना है। चलिए, ये 5 राजवंश के बारे में लिखा गया है, इसके बारे में ध्यान से देख लीजिए, फिर हम लोग इसको सेट करते हैं। तो देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन आएगा? इन पाँचों में से सबसे पहले आएंगे इलवारी। इलवारी के बाद कौन सा राजवंश आएगा? इलवारी के बाद आएंगे खिलजी। ठीक है, खिलजी के बाद कौन आएंगे? तुगलक। तुगलक के बाद कौन आएंगे? तुगलक के बाद आएंगे सैयद, और सैयद के बाद कौन आएंगे? लोधी। यानी कि 4 5 1 3 2, 4 5 1 3 2 कहाँ पर है? विकल्प डी में है, तो विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो दक्षिण भारत पर जो विजय करने का मिशन था वो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने विश्वास पात्र सेनापति मलिक काफूर को सौंपा था। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 10 लाख नगरों का सही क्रम क्या है? तो चलिए बताइए, 10 लाख नगरों का सही क्रम क्या है जनसंख्या 2001 के अनुसार? ठीक है, तो देखते हैं भैया 76 नंबर में सर्वाधिक जनसंख्या वाला, यहाँ पर नगर की बात हो रही है, यहाँ पर जो जिले की बात नहीं कर रहे हैं। इससे पहले जिले की बात किया था तो कानपुर पहला रहेगा, उसके बाद उससे कम लखनऊ, उससे कम आगरा, उससे कम बनारस, यानी कि विकल्प बी हमारा यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। लोहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये कहाँ पर है? ये आपके हिमाचल प्रदेश में है, विकल्प सी आपका सही रहेगा। दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध लड़ाई थी जिसका नाम है तालीकोटा। तालीकोटा की जो लड़ाई थी ये कब हुई थी? तो ये हुआ था 1565 में, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका सही है। रामायण का फारसी अनुवाद कराया गया है और फारसी अनुवाद किसने किया है? तो फारसी अनुवाद बदायूनी ने किया है, विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही है। टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो टोडरमल किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। क्लियर। मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में है? तो मोती मस्जिद भैया कहाँ पर है? मोती मस्जिद आपका कहाँ पर होना चाहिए? जयपुर में नहीं, ये आगरा में होना चाहिए, पहला वाला विकल्प आपका सही रहेगा। 82 नंबर पर चलते हैं। विश्व में रबड़ उत्पादन में जो अग्रणी 2 देश हैं उनके क्या नाम हैं? 1 मिनट का समय दीजिए। तो रबड़ उत्पादन में 2 अग्रणी देश थाईलैंड और इंडोनेशिया है। क्लियर। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो लोकसभा के स्पीकर का जो निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है, विकल्प सी यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 84 नंबर पर। मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक जो सामाजिक आंदोलन है भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये आंदोलन किससे संबंधित है?
ये आंदोलन आपका RTI अधिनियम विकल्प बी से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, 85 नंबर चलते हैं। उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था और इस संस्था की स्थापना किसने किया था? तो इस संस्था की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। पहला वाला विकल्प हमारा यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसकी स्थापना किया गया था? तो जब पिट्स इंडिया एक्ट आया था तो उस समय क्या परिवर्तन हुआ था? ध्यान से विकल्पों को देख लीजिए। नियंत्रक बोर्ड की स्थापना किया गया था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। घटना है ब्लैक होल। ये अंतरिक्ष वाला ब्लैक होल नहीं है, ये घटना बंगाल की है। तो ये अंग्रेज़ों के साथ घटना हुई थी जिनमें उनके बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो जो ब्लैक होल त्रासदी है ये कहाँ पर हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। बंगाल का मतलब है कलकत्ता। पहला वाला विकल्प आपका सही है। 88 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? सॉरी, एक मिनट का समय दीजिए थोड़ा सा। तो भैया स्वराज पार्टी के सदस्य सरदार पटेल नहीं थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी नहीं थे, सिर्फ मोतीलाल नेहरू थे, यानी कि पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? तो आरोही क्रम का मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो भारत के जो देश हैं उसमें सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश बनाता है और सबसे छोटी सीमा नेपाल बनाता है, यानी कि विकल्प बी आपका सही रहेगा। नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, फिर बांग्लादेश। विकल्प बी यहाँ पर आपका सही है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की जो अवधि होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका डी वाला विकल्प सही रहेगा। आपातकाल की समाप्ति तक जो लोकसभा की अवधि है उसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए लोकसभा की अवधि जो है बढ़ाई जाती है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। निम्न को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन सी जो आंदोलन था या घटना थी पहले हुई थी उसी के अनुसार हमें क्रम बनाना है। तो 91 नंबर पे पहले सेट करते हैं भैया। तो पहले नंबर पे आएगा साइमन कन्वेंशन। ये कब की बात है? ये 1927 की बात है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? दांडी यात्रा होगी, ये 1930 की बात है। उसके बाद क्या आएगा? और दांडी यात्रा के बाद गांधी इरविन समझौता होगा। ठीक है, गांधी जी जेल जाएंगे, वहाँ पर गांधी इरविन समझौता होगा, तो ये 31 की बात है। और उसके बाद पूना पैक्ट होगा, ये 32 की बात है। तो कुल मिला के आपका 2 1 4 3 क्रम बन रहा है। 2 1 4 3 कहाँ पर है? विकल्प बी में है। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम में था? ये था 1935 के अधिनियम में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है दास कैपिटल। ये किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित हुई थी 1867 में, यानी कि सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। उस राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश किया था? तो उसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका सही रहेगा। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन हैं? तो सर्वोदय जो संस्था थी इससे संबंधित कौन है? इससे संबंधित है महात्मा गांधी। पहला विकल्प आपका सही रहेगा। निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने नहीं किया था? गांधी जी ने किया था। गांधी जी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? दिए गए विकल्पों में नवजीवन समाचार पत्र, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस पहाड़ी का पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलन है? यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन सी पहाड़ी है? तो उस पहाड़ी का नाम है नीलगिरी पहाड़ी। आपका विकल्प सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है? इसमें जोड़ा नहीं मिलाना है। कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। तो चलिए, महादेव पहाड़ियाँ कहाँ पर है? मध्य भारत में, यानी मध्य प्रदेश में ही है। और मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ हैं? पूर्वोत्तर भारत में है। यही आपका जोड़ा बिल्कुल सही है और बाकी ये ऊपर वाले दोनों गलत हैं। तो यानी कि हमारा 3 और 4 सही है। 3 4 कहाँ है? 3 और 4 विकल्प सी में है। तो विकल्प सी
आपका इस प्रश्न के लिए सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम मैरी टाइम विरासत संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर हो रही है? गुजरात के लोथल में हो रही है। विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निर्भया कोष का गठन कब किया गया था? तो निर्भया कोष का गठन 2013 में किया गया था। तो सामाजिक अध्ययन के टोटल यहाँ पर हम लोगों ने 100 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। इन 100 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा यदि कोई मित्र आपके जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। यदि वीडियो में कुछ भी आपको ख़राब लग रहा हो, कुछ आपको सुझाव देना हो, कोई शिकायत हो आपको, तो उन सारी चीज़ों को भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी प्रैक्टिस सेट में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।